हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज है तारीख 14 अप्रैल। अब आप सब बोलोगे कि कल तो 13 अप्रैल थी, आज 14 अप्रैल है। आज क्या कुछ नया लेके आए हो? तो 14 अप्रैल हमारे भारतीय इतिहास में एक ऐसी तारीख है जो कि एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी का जन्मदिन है। मुझे पता है आज जितने भी लोग आज के समय में हैं, आई मीन जितने भी लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, जब सुबह-सुबह उठेगा तो सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाएगा, या तो यूट्यूब खोलेगा, या तो व्हाट्सएप खोलेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, फ़ेसबुक खोलेगा, कुछ भी एंटरटेनिंग चीज़ों को वो ओपन करता है और जब वो ओपन करता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। उसके फ़ीड में, उसके रील में एक चीज़ आएगी। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस। अब इनके बारे में हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा देश आज जिस संविधान की मैं बात आए दिन करता हूँ, जो संविधान से हमारा देश पूरा चलता है, उस संविधान को बनाने में बहुत लोगों ने योगदान दिया। ऐसा नहीं कि अकेला इनका योगदान है, लेकिन इन्होंने जो सबसे बेसिक चीज़ के ऊपर जोर डाला, जिसकी वजह से हम आप और सभी आज पूरे भारत में एक आज़ादी के साथ रहते हैं, चलते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। लड़ते क्या है, अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। तो वो देन है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं अम्बेडकर जी के बारे में जानने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन मेरी गुज़ारिश है कि आप इसे पूरा देखें। 10-20 सेकंड के रील से कुछ ख़ास हासिल लगता नहीं, बस आपको इतना पता चलता है कि हाँ भाई, आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म है, वो होता है 14 अप्रैल यानी आज की तारीख, और 1891 ईस्वी को। किधर होता है? तो ज़िला इंदौर है, राज्य मध्य प्रदेश है, और इलाके का नाम था महू। इनके पिताजी का नाम होता है रामजी मालोजी, रामजी मालोजी सकपाल, और इनकी माता का नाम होता है भीमाबाई। अछूत कहलाने वाली महार जाति में जन्मे थे। मतलब जिस जाति में इनका जन्म होता है, वो अछूत कहलाती थी बेसिकली। मतलब जिसे हम जिससे लोग क्या, एक समाज है ब्राह्मण समाज में, खुल के बोलता हूँ, जो कहता था कि हम ऊपर हैं, ये नीचे हैं और हमें इनको नहीं छूना है, इनकी परछाई से भी दूर रहना है, ये अगर आएँ तो ढोल बजा के आएँ, दिस दैट वगैरह-वगैरह। तो अछूत कहलाने वाली महार जाति में जन्मे अम्बेडकर साहब ने अपने शुरुआती जीवन में जो भारत में जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के कारण बहुत ही भेदभाव का, कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ा। तो उनके मन में ये बात एकदम रियलाइज़ हो चुकी थी कि इस चीज़ से ये अपने आप में एक श्राप जैसा है। भाई आप, अगर हमारे साथ तो ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं होता, क्योंकि इनको इनके द्वारा बनाया गया संविधान ने वो सुविधा दे दी कि आज जिस लाइफ़ में हम जी रहे हैं, उसमें हमें इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। बट फिर भी जब से वर्तमान गवर्नमेंट है, वो कुछ न कुछ ऐसे हरकत देखने को हमें आए दिन मिल जाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों का बहुत इन्होंने धैर्य से, वीरतापूर्वक सामना किया और अपनी स्कूल की शिक्षा को पास किया। अब 1891 में जन्म होता है, अब बात आती है 1907 में। 1907 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मैट्रिकुलेशन मैट्रिकुलेशन का मतलब इन्होंने 10वीं की पढ़ाई जो है, पास कर ली। उसके बाद 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद भाई साहब चले गए अमेरिका। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन्होंने इकोनॉमी में, आप सोचिए आज भी बच्चों को 9, 10th, 11th, 12th, यहाँ तक कि बड़ी तैयारी करने वाले बच्चों को जो विषय सबसे कड़वा लगता है, वो होता है इकोनॉमिक्स। उसमें इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो भी कहाँ, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद 1916 में ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने एडमिशन लिया, और इंडियन रूपी मतलब भारतीय रुपए पे इन्होंने थीसिस लिखा। थीसिस क्या होता है कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, शोध करो, और उसके बाद अपनी जो आपने रिसर्च किया है उसके बारे में लिखो। अब बात आती है डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1920 में, देखिए 1891 में हैप्पी बर्थडे हुआ, 1907 में 10वीं पास की, 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, देन 1916 में लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स। अब बात आई 1920 में। 1920 में इन्होंने मूक नायक मतलब मूक का मतलब होता है जो बोलने में असमर्थ हो, सो कॉल्ड गूंगा, और नायक का मतलब हीरो। यानी ऐसा बंदा जो बोलने में असमर्थ है, ठीक है? बट वो हीरो है।
उन्होंने ऐसा एक साप्ताहिक मतलब हफ्ते में 1 दिन आने वाला लेटर प्रकाशित किया, पब्लिश किया। फिर 1927 ईस्वी में अछूतों को मंदिर में प्रवेश के लिए और पानी जो जैसे हैंडपंप है, कुआँ है, तालाब है, इन सब जगहों पे उसके लिए इन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। मुंबई में एक जगह है महाड़, वहाँ पे सत्याग्रह किया। अब बात आती है 1928 तो 1928 में भारत आए साइमन कमीशन। आपको याद होगा भारतीय इतिहास में एक घटना हुई थी 1927 में साइमन कमीशन। उसमें ये था कि 1919 में हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों ने 1919 में एक भारत शासन अधिनियम यानी एक गवर्नमेंट एक्ट बनाया था। उसमें कहा कि हम 10 साल के बाद इसका जाँच-पड़ताल करेंगे कि इस कानून ने क्या-क्या बदलाव लाया भारत में। बट उनको इतनी जल्दी थी कि 1927 में ही आ गए। 1928 में भारत साइमन कमीशन आता है, तो उसमें भी इन्होंने जो अंग्रेज़ आए, उनसे अंग्रेज़ों से कहा कि आप हमारे देश में इतने साल से हो, गुलाम बनाए हो, सब कुछ आप ही का है। तो जो अछूत हैं, जो निचली जाति के हैं, जो दलित समाज के हैं, उनके लिए कुछ तो करो। 1930 में अम्बेडकर ने अछूत एवं वंचितों के नेता के रूप में पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब मैं थोड़ा-सा आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताता हूँ। देखिए बेसिकली ब्रिटेन में साल में एक बार जो ब्रिटेन की संसद हुआ करती है, जैसे हमारे देश की संसद नई दिल्ली में है, तो वहाँ की संसद में एक राउंड टेबल होता था, बड़ा-सा गोल-सा टेबल होता था और उसमें पूरे देश दुनिया के बड़े से बड़े नेता जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो आप सबको पता है कि 1930 1930 के दरमियान हमारा देश गुलाम था। तो क्या किया, ये गए, अब सोचो ये कितने पढ़े-लिखे विद्वान थे कि इनको ऐज़ अ भारत से वहाँ पे गए और इन्होंने जो अछूत थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, जो समाज था, उसके लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। बेसिकली इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इंडिया की तरफ से और 1932 में पृथक निर्वाचन मंडल की माँग की। पृथक निर्वाचन मंडल, मैं बताता हूँ इसका थोड़ा डिटेल। देखिए पृथक का मतलब होता है अलग, निर्वाचन माने चुनाव। यानी इनको पता था कि भारतीय समाज इस तरह से जाति व्यवस्था, धर्म में फँस चुका है कि वो निचली कैटेगरी को देख ही नहीं रहा है, उसका वो डेवलपमेंट चाह ही नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, हमें हमारे समाज के लिए आप अलग से एक चुनाव व्यवस्था की डिमांड करो कुछ, इस तरह से। फिर महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बीच एक पूना समझौता भी होता है। फिर 1938 में मुंबई विधानसभा में खोती यानी ज़मींदारी जो प्रथा थी, उसको समाप्ति करने के लिए उन्होंने विधेयक पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अछूत हैं, वंचित स्त्री हैं, श्रमिक हैं, इन सबके अधिकारों के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं, हमेशा से। ये मतलब उनके लिए लड़ाई ही लड़ रहे हैं। उन्होंने संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए संविधान को जो हमारा देश जिस पे चलता है, जिस बेस पे चलता है, वो होता है हमारा संविधान। इस संविधान में इन्होंने जो भूमिका निभाई, उसमें इनको प्रारूप समिति यानी जैसे मैं बताता हूँ, प्रोफ़ाइल होता है हमारे फ़ोन का, मोबाइल का, हमारे किसी भी चीज़ का। तो प्रोफ़ाइल हम देख के समझ जाते हैं कि ये कैसा होगा। सपोज़ करो मैंने अपना रिज़्यूम दिया किसी को, तो रिज़्यूम मैंने अपने प्रोफ़ाइल को दे दिया कि मैंने ये पढ़ा है, वो लिखा है, इसमें ये सारी बातें हैं। तो इन्हें प्रारूप कमेटी का हेड बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो इनका जो बनाया इन्होंने प्रारूप समिति, वो अपने आप में मतलब क्या कहा जाए इनक्रेडिबल है। ये भारत के पहले कानून मंत्री बने। जब मेरा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब भारत के पहले कानून मंत्री बने। मायने रखता है लॉ कानून ना और इन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, जिसमें ये था कि सभी हिंदू या सभी जो भी हैं, ऊपर-नीचे का भेदभाव खत्म करो, बराबर बट वो बिल पास नहीं हुआ। तो इनको ऐसा फ़ील हुआ, इनके मन से आत्मग्लानि हुई कि यार मैंने करना तो चाहा बट हुआ नहीं। तो इन्होंने अपने पद से यानी जो मंत्री पद मिला था, कानून मंत्री का, लॉ मिनिस्टर का, उससे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब दलितों के प्रति सवर्णों के दृष्टिकोण के अपेक्षित बदलाव न पाकर 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत लिखाई की, बट जब इनको लगा कि यार कुछ ख़ास मैं कर नहीं पाया, तो उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को ही त्याग दिया और ये बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 20 जुलाई 1924 को मैं सारी घटनाएँ एक सीरियल से बता रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे वीडियो को रोक के कुछ लिख भी सकते हैं।
1924 को बम्बई में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत का मतलब होता है जिसे बहिष्कार कर दिया गया हो। तो जिसे बहिष्कार किया गया है उसके हित के लिए हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं और उसे रचनात्मक कार्यों से आगे बढ़ाकर दलितों के उत्थान के लिए दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन करना, सीधी कार्रवाई करना, ऐसा इन्होंने किया। इन्होंने दलितों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि कुआँ है, तालाब है, मंदिर में प्रवेश इन सबको दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह किया और कई सारे आंदोलन चलाए। इन्होंने इसके अलावा उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका भी चलाई, पत्रिका नहीं मैगज़ीन। भाई देखिए आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, हमें कुछ भी फैलाना है, हम वीडियो डालेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लगेगा, तो आप अपने किसी यार, दोस्त को भेजोगे कि भाई आप भी जानो, मेरा बैकग्राउंड बहुत वैसा तो है नहीं बट है। तो अपने समाज में इन्होंने कार्यक्रम के सुधार किए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने को पता है, ये एक ऐसे प्रतिभाशाली जुझारू व्यक्ति थे, इन्होंने 6 भारतीय और 4 विदेशी भाषाओं का नॉलेज था। मतलब हम लोगों को क्या ही आता है, एक हिंदी बोलते हैं वो भी ढंग से नहीं, इंग्लिश टूटी-फूटी और जो हमारी देहाती है उसमें भी मिला-जुला के। बट इन्हें 6 अलग-अलग भारतीय लैंग्वेज और 4 अलग विदेशी लैंग्वेज का ज्ञान था। इन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र, कानून एवं इतिहास के क्षेत्र में कई सारी किताबें लिख डाली। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मानना था डॉक्टर अम्बेडकर जी का मानना था कि अगर हमने लेडीज़ों का पतन किया, यानी लेडीज़ों के पतन के लिए, तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का निषेध, कन्या वध जैसी कुप्रथाओं को इन्होंने ज़िम्मेदार मानते हुए समस्या को सतही तौर पे देखा और उसे जड़ से समाप्त करने की बात कही और उन्होंने बताया कि इन सारी चीज़ों की जड़ पता है कहाँ है? ब्राह्मणवाद में है, ब्राह्मण विचारधारा में है। जो आज हम लोग बोलते नहीं, अरे वो किताब है, मनुस्मृति। मनुस्मृति को इन्होंने कहा कि ये बेकार है, इसे फाड़ के फेंक दो। भाई सीधी-सी बात है, सपोज़ करिए एक महिला है उसका पति मर गया, किसी कारण से मर गया तो उसमें उस महिला का क्या कसूर? भाई वो बीमारी से मरा, एक्सीडेंट करके मर गया, तो वो क्या ही कर सकती है? अब आप बोलोगे नहीं उसको भी जलाना है। फिलहाल मेरा वीडियो किसी को चुभ भी सकता है, खैर कोई नहीं। महिलाओं को घोर बंधन में रखना, ये सब ब्राह्मणवाद में आते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने समता रूपी समाज की स्थापना करना चाहते थे। समता रूपी समाज मीन्स कि समाज में हर वर्ग के लोग एक बराबर हों, सभी, चाहते तो थे वो। इन्होंने शिक्षित हों, संघर्ष करो, संगठित हों, इस चीज़ का नारा दिया। उनका एक त्रिसूत्री फ़ॉर्मूला था, आप शिक्षित हों, संघर्ष करें और आप संगठित रहें। वे दलित वर्ग में शिक्षा व जागरूकता के द्वारा आत्मविश्वास व जागृति का संचार लाना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में शिक्षा महज़ साक्षरता नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा एजुकेशन मात्र साक्षरता नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आपको किताबें पढ़ना आ गई, आपको कुछ चीज़ें आ गई, ना। इसका मतलब था कि समाज में बदलाव आएगा। उनका कहना था, उनका मत था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। हमारे स्टेट का, राज्य का दायित्व है। हालाँकि अब हम जिस सरकार में जी रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा चुके हैं। भारत से बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा चुके हैं और लोग मास्टर बनने की सोच रहे हैं। आई डोंट नो कैसे बनेंगे। फिलहाल वैकेंसी आई है उसका अलग मैटर है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में शिक्षा महज़ साक्षरता नहीं था। वो चाहते थे कि आप एजुकेट होंगे तो आपका पूरा समाज बदलेगा। इन्होंने बेसिकली दलितों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। ठीक है? तो अम्बेडकर के समाज के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाते हुए सामाजिक आर्थिक समानताओं को दूर करने का विचार किया गया। अब बात कुछ ऐसी आती है जब मैंने बोला संविधान की बात की, तो जिस संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे संविधान उसमें भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं मित्रों कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल मतलब 12 से 35 में बात करूँ, तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है कहानी आर्टिकल 32 तक, 14 से 32 तक भारत के संपूर्ण नागरिकों को ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिसकी बदौलत वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उन्हें समानता का अधिकार मिला है। जैसे आर्टिकल 14 साफ-साफ कहता है कि विधि के आगे सब कुछ समान है। तो इन सारी चीज़ों को देने में, बनाने में, प्रोफ़ार्मा तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अविस्मरणीय योगदान है। तो ये कुछ चीज़ें हैं,
जो हमें अम्बेडकर साहब के बारे में जाननी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो या आपकी मर्ज़ी, बट आप इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। धन्यवाद।